हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्क इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। क्लास 11 का सेट चैप्टर हमारा चल रहा था, तो आज हम बनाएंगे उसका जो लास्ट हमारी जो एक्सरसाइज है बिफोर द मिसलेनियस एक्सरसाइज, एंड उसके लिए हमें करनी पड़ेंगी वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आज हम ये सीखेंगे कि कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम्स बना सकते हैं जो कि सेट्स के ऊपर आती है। वर्ड प्रॉब्लम दो तरीके से आ सकते हैं, या 2 सेट्स वर्ड प्रॉब्लम होती है या 3 सेट्स वर्ड प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए कौन से फॉर्मूलों की हमें ज़रूरत पड़ेगी और कौन से कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वही आज हम सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, इसको हम यहाँ पे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम जो है, वर्ड प्रॉब्लम जो है अभी हम करेंगे वो 2 सेट्स वर्ड प्रॉब्लम रहेगा। तो 2 सेट्स वर्ड प्रॉब्लम में हमें 2 ही सेट्स पे हमें काम करना होता है एट अ टाइम, और उसके ऊपर हम जो है क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं उसको देखते हैं। ये बट पहले उसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम डिराइव कर लेते हैं पहले। चलिए, तो अगर उस फॉर्मूले तक हमें पहुंचना है तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए, इसमें एन का मतलब कार्डिनलिटी से है, मतलब कि ए यूनियन बी को कितने एलिमेंट्स जो है फॉलो कर रहे हैं वो उसमें आ जाएंगे। तो इसमें आप कोई एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, आप जो एलिमेंट्स कितने काउंट होके वहां पे आ रहे हैं वो लिखेंगे। ऐसे एन ऑफ ए मतलब ए को जितने भी चीजें फॉलो करेंगी वो, ऐसी बी को जितने भी कार्डिनलिटी बी सेट्स का रहेगा, और ए इंटरसेक्शन बी का जितना कार्डिनलिटी रहेगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा समझते हैं, बाकी डेरिवेशन तो मैं अभी इसकी करा ही दूंगा, वेन डायग्राम्स के थ्रू हम इसको डिराइव आसानी से कर सकते हैं। तो पहले लॉजिक्स को समझिए। जैसे सपोज करिए कि कैसा वर्ड प्रॉब्लम आपको इन पर करना है, इस थ्योरम पर करना है। तो होता क्या है कि जैसे सपोज करो कि हमने कहीं पर 100 पीपल्स हमने लिए और 100 लोगों के अंदर हमने कुछ उनसे बातें करी। बातें इन द सेंस कि हमने उनसे पूछा कि आप क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने उनके ड्रिंकिंग हैबिट्स के बारे में पूछा। तो जैसे मैंने पूछा कि कितने लोग हैं जो सिर्फ चाय, कितने लोग हैं जो चाय पसंद करते हैं। अब जैसे सपोज करिए कि मुझे वहाँ पे पता लगता है कि 40 लोग ऐसे हैं जो चाय पसंद करते होंगे। अब 40 लोग हमारे पास चाय पीने वाले हो गए, टी पीने वाले हो गए। ऐसे कुछ लोग होंगे जो कॉफ़ी पीने वाले होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते होंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सकता है। तो वहाँ से हमें चीज़ों को कैसे निकालना है। अब जैसे अगर मैंने बोला कि 40 लोग चाय पी रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ चाय ही पी रहे हैं। हो सकता है कि उन 40 लोगों के अंदर वो लोग भी मौजूद हों जो कॉफ़ी भी पी रहे हों। क्योंकि अगर हम वहाँ पर ये ऐसे यूज़ करें कि अब 20 लोग ऐसे मिले जो सिर्फ चाय पीते हैं, है ना। एक तो ऐसा है कि लोग चाय पी रहे हैं, और एक हम एक ऐसा बोल रहे हैं कि वो सिर्फ चाय पी रहे हैं। तो इन दोनों बातों में डिफरेंस है। जब हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि 40 पीपल्स आर लाइक टी, तो दैट मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी दे ओनली लाइक टी। इसका मतलब हो सकता है कि वो टी के अलावा भी कोई और ड्रिंक पसंद करते होंगे। लेकिन जब हम ये बोल रहे हैं कि दे ओनली लाइक टी, तो दैट मीन्स कि अब वो कोई और ड्रिंक पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस इसके ऊपर मिलेंगे, और भी कई सारी चीजें हैं जो हमें इसके ऊपर अराइज की जा सकती हैं। अब जहां पर हम बोथ वर्ड यूज कर रहे हैं कि जहां भी मान लीजिए 10 या 20 लोग हमें ऐसे मिले जो चाय और कॉफी दोनों पीते हों, तो उसमें बोथ आ जाता है। तो ये इंटरसेक्शन को डिनोट करता है फिर, क्योंकि बोथ चीज अब जब हम देते हैं, अगर हम ए और बी दोनों सेट्स को यूज करें, तो उसमें ए सेट हमारा मान लीजिए टी के लिए जाएगा और बी सेट हमारा कॉफी के लिए जाएगा। तो इस तरह से हम इस चीजों को समझेंगे यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा मैंने हिंट दिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स के तौर पे मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसकी डेरिवेशंस कर लेते हैं। चलिए, तो इसको हम कैसे डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से एक यूनिवर्सल सेट पहले क्रिएट कर लिया, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, और उसमें हम 2 सेट्स लेंगे। तो 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हमने बना लिए। तो ये जो सेट है इधर वाला, ये ए सेट हो गया हमारे लिए, और ये हमारे लिए बी सेट हो गया, ठीक है। और ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा। तो आपको पता होगा इसमें 3 पार्ट होते हैं ना। जैसे अगर हम सिर्फ इस वाले पार्ट को लेते हैं, सपोज करिए ये वाले पार्ट को लेते हैं, तो इस वाले पार्ट के अंदर सिर्फ ये वो एरिया मैंने शेड किया जो सिर्फ ए में ही आता है। तो इतने एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी। और इसी तरह से अगर हम ये वाला एरिया लेते हैं, तो इस वाले एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज एन ऑफ ए बी माइनस ए, सॉरी। और ये जो बीच का एरिया जो दोनों में अवेलेबल है हमारे को, दैट एरिया इज इंटरसेक्शन, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी। और अगर हम इन तीनों एरियाज को ऐड करते हैं, है ना, इफ यू ऐड
ऑल दीज एरियाज, मतलब a माइनस बी, देन a इंटरसेक्शन b, एंड देन लास्ट वन इज b माइनस a. तो व्हाट यू गेट, तो देन यू गेट द यूनियन, क्योंकि यूनियन मीन्स जिसमें a सेट b होगा, ओनली a ओनली b एंड बोथ a एंड b. तो इन सभी एरियाज को अगर हम कंबाइन करते हैं देन वी गेट यूनियन. तो दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू यूनियन. तो ये वैल्यू हमारा यूनियन की इक्वल होगी. नाउ हाउ कैन यू फाइंड a माइनस बी. तो a माइनस बी, ये जो एरिया दिख रहा है खाली, ये कैसे आया होगा. तो ये तब आएगा जब आप a के एरिया में से माइनस कर देंगे उनके बीच में जो कॉमन एरिया है. ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इस पूरे a के एरिया में से जो इनमें कॉमन एरिया अगर मैं वो हटा दूं, ये कॉमन एरिया में हटा दूं, तो मुझे वो एरिया मिलेगा जो सिर्फ a में मौजूद है. क्लियर हो रहा है. उसके बाद ये तो हम एन ए इंटरसेक्शन भी एज इट इज रखेंगे, और उसके बाद यहां पे इसको भी सिमिलरली, अगर मेरे को ये b माइनस ए वाला एरिया चाहिए तो फिर हम b माइनस ए में से, अगर हम चाहते हैं तो b में से हमें क्या हटाना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन. हो रहा है क्लियर. अगर आपको सिर्फ ओनली b चाहिए ना, दिस इज कॉल्ड ओनली b, तो ओनली b वाला एरिया जो मैंने शेड किया होगा, ये वाला एरिया, तो वो तभी आएगा जब आप इस पूरे b के एरिया में से जो एरिया इनमें कॉमन है वो हटा देंगे. तो अगर हम यहाँ से ये कॉमन एरिया हटाएंगे तभी हमें b माइनस ए मिलेगा. दैट मीन्स ओनली b. तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी है. अब ये माइनस में है और ये प्लस में है तो कैंसिल हो गया. तो ये आपके लिए बना a, उसके बाद यहाँ से आ गया देखिए b, और उसके बाद माइनस के बाद आ गया a इंटरसेक्शन b. और ये वैल्यू अब पूरा किसके इक्वल हो रही है बताइए, a यूनियन b. तो ऐसे हम इसको वेन डायग्राम की हेल्प से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि a यूनियन b is always equal to a and then plus b and माइनस में इंटरसेक्शन b. और इसको समझना भी आसान है, क्योंकि अगर आप a के एरिया में b का एरिया पूरा जोड़ते हैं, जैसे आप सपोज करें कि आप a के एरिया में b का एरिया पूरा जोड़ते हैं, तो ये बीच वाला एरिया कितनी बार जुड़ेगा, 2 बार, है ना. अगर मैं इस पूरे a के एरिया में इस पूरा b का एरिया ऐड कर दूं तो बीच वाला एरिया 2 बार जुड़ जाएगा. तो यूनियन लाने के लिए मुझे उसको एक बार हटाना पड़ेगा. इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार उन दोनों के बीच का जो कॉमन एरिया इंटरसेक्शन है उसको हमने हटा दिया है. तो ऐसे भी समझा जा सकता है. तो ये फॉर्मूला हमारा मेन फॉर्मूला है. अब इसको कैसे यूज करना है आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ. ठीक है. तो वर्ड प्रॉब्लम्स बनाएंगे तभी हम इसका यूसेज को ढंग से समझ पाएंगे. तो उसके लिए पहले आप इसको कॉपी करिए इस चीज को, और फिर मैं कुछ और चीजें पहले बता दूंगा, ट्रिक्स बता दूंगा वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की. देन वी गो फॉर क्वेश्चंस. ठीक है. तो इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए तो मिटाते हैं इसको. अब इसको रिमूव कर दिया मैंने. ठीक है. अब यहां से बाद अब मैं कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं जिससे कि आप इजीली क्वेश्चंस को बना सकते हैं. देखिए, क्योंकि हमें वर्डिंग्स को मैथमेटिकल सेंस में लाना होता है. तो कहीं पर भी आपको बोल रखा है कि ए और बी निकालिए, ए और बी. जैसे आपसे पूछा गया, जैसे भी मैं टी और कॉफी की बात कर रहा था, तो वहां पर आप क्या पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी पर्सन्स या हाउ मेनी पीपल्स लाइक टी और कॉफी. तो टी और कॉफी, ये तो और मीन्स होता है यूनियन से. तो उस केस में आपको इन दोनों का क्या निकालना है, यूनियन निकालना है. तो आप निकालेंगे एन ए यूनियन बी. ठीक है. इसी तरीके से अगर वहां पर एटलीस्ट वर्ड यूज होता है, ठीक है, एटलीस्ट वन फ्रॉम ए और बी. अब एटलीस्ट में भी आपको हमेशा उन दोनों का क्या चाहिए होगा, यूनियन. तो एटलीस्ट बोला गया ना, एटलीस्ट वन फ्रॉम ए और बी, मतलब ए और बी में से कोई एक. तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम कोई एक. तो एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो उसमें ए भी हो सकता है और बी भी आ सकता है फिर. तो इसलिए जब हम एटलीस्ट की बात करेंगे तब भी हम यूनियन ही निकालेंगे. ठीक है. सॉरी. अब उसके बाद अगर हम आगे चलें तो अब आता है बोथ ए एंड बी. बोथ ए एंड बी, बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन से. तो इस केस में आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है बोथ ए एंड बी के केस में. तो बोथ ए एंड बी लिखा हुआ है तो आप इंटरसेक्शन के पास चाहिए. अब जैसे मैंने पूछा हाउ मेनी पीपल्स लाइक बोथ टी एंड कॉफी, तो उस केस के अंदर आप बात करेंगे किसकी, फिर इंटरसेक्शन की. ठीक है. उसके बाद आता है ए बट नॉट बी. ए बट नॉट बी.
अब ए बट नॉट बी का मतलब क्या होगा कि ए तो चाहिए बट बी नहीं चाहिए। मतलब हाउ मेनी पीपल्स लाइक टी बट नॉट कॉफी। समझ में रही बात कि कितने लोग ऐसे जो चाय तो पसंद करते हैं लेकिन कॉफी पसंद नहीं करते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा ए इंटरसेक्शन बी पे कॉम्प्लीमेंट, और इसी बात को आप एन ए माइनस बी भी कह सकते हैं। ये दोनों चीजें सेम है, क्योंकि इसमें आपके पास ए आ गया, अब बी पे कॉम्प्लीमेंट लग गया तो आपका बी नहीं आ रहा, और ए माइनस बी के अंदर भी सिर्फ हम ए की बात कर रहे हैं, इसको हम ओनली ए भी बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे फिर? तो उसके लिए फॉर्मूला आता है ए इंटरसेक्शन बी पे कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है तो सिंपल लॉजिक होता है, आप ए के एरिया में से जो दोनों में कॉमन था वो हटा दीजिए। ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने पीछे देखा भी था कि ए माइनस बी कैसे निकाला था मैंने। एन ऑफ ए मतलब ए में से जो ए इंटरसेक्शन बी था वो हम यहाँ से हटाएंगे, तो हमें यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी पे कॉम्प्लीमेंट ये मिल जाएगा फिर आपके पास। ठीक है, ऐसे ही फिर आप बात करेंगे नेक्स्ट बी बट नॉट ए। तो अगर हम बी बट नॉट ए की बात करते हैं तो वहां पर भी सेम रूल अप्लाई होता है। तो यहां पर इस बार हो जाएगा हमें बी तो चाहिए लेकिन हमें ए नहीं चाहिए, और इसको फिर हम ये भी कह सकते हैं एन बी माइनस। तो अगर हमें ये चाहिए तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना हो तो बी के एरिया में से जो दोनों में कॉमन था वो हटा दीजिए, दैट मीन्स ओनली बी। इसको आप ये भी कह सकते हैं जैसे हाउ मेनी पीपल्स लाइक ओनली कॉफी, या फिर यहां पर जैसे हाउ मेनी पीपल्स लाइक ओनली टी। तो ओनली के लिए भी हम ये यूज करते हैं। ओनली ए का मतलब हो गया ए बट नॉट बी, ओनली बी का मतलब हो गया बी बट नॉट ए। क्लियर हो रहा है? एंड द लास्ट वन इज नाइदर ए नॉर बी। नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी मीन्स कि हाउ मेनी पीपल्स लाइक हाउ मेनी पीपल्स नाइदर लाइक कॉफी एंड नॉर टी। मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो चाय भी पसंद नहीं करते हैं और साथ साथ वो कॉफी भी पसंद नहीं करते, दोनों चीजें पसंद नहीं करते। तो फिर दोनों पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए पे भी कॉम्प्लीमेंट हो गया और बी पे भी कॉम्प्लीमेंट हो गया, और उनका इंटरसेक्शन। तो ये कैसे निकलेगा? तो आपको याद है डी मॉर्गन्स लॉ कराया था मैंने, चेक करिए पीछे। तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको क्या लिख सकते हैं? एन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। दिस इज नाइदर ए नॉर बी, एंड नाइदर ए नॉर बी को फाइंड करना है तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा? हाउ कैन यू फाइंड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट? तो ऑब्वियस ही बात है, आपको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा ए यूनियन बी को। ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट चाहते हैं तो उसको यूनिवर्सल सेट में से हटाना पड़ता है हमारे को। तो क्लियर हो रहा है? ये मैंने आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बता दी कि अगर इस तरह की सिचुएशन में आप हो तो उसको फिर कैसे आप सेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया ए और बी हो गया, बोथ ए एंड बी हो गया, ए बट नॉट बी हो गया, और उसको मैं रिलेट करके भी दिखा रहा हूं, जैसे मैंने टी और कॉफी का एग्जांपल लिया आपके लिए। तो ये चीजों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आराम से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो इसको कॉपी करिए। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी फिर। चलिए इसको कॉपी करिए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। काफी इजी क्वेश्चन लिया है मैंने अभी। इट जस्ट नॉट लाइक अ वर्ड प्रॉब्लम, ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। एनसीईआरटी में आप जाएंगे तो स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आइए जो गिवन डाटा पहले उसको लिख लेते हैं। तो एन ऑफ एक्स, एक्स एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए आपको 17, और फिर वाई एक सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिए 23, और उन दोनों के यूनियन में जो एलिमेंट्स हैं एक्स यूनियन वाई में वो आपको दिए 38। तो आपको फाइंड क्या करना है? एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, मतलब उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो जस्ट जो फॉर्मूला मैंने पीछे अभी बताया था उसको आप लगाइए वाई और एक्स के हिसाब से। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन ऑफ एक्स फिर एन ऑफ वाई माइनस में एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, अब जो जो वैल्यूज आपको पता है सारी पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे 38, एन ऑफ एक्स आपका हो गया 17, दिस इज 23, और दिस इज एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इफ यू वांट टू फाइंड एन एक्स इंटरसेक्शन वाई तो ये दोनों को ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये कितना हो गया यहाँ से 40 एंड देन माइनस 38। तो आंसर इज 2। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, दिस इज ऑल्सो नोन एज बोथ एक्स एंड वाई। तो ये आपके पास हो गया 2। तो क्लियर हो रहा है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजिली आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी करिए, फिर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
चलिए, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड करते हैं, आइए क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। देखिए, अगर क्वेश्चन के अंदर जैसे लिखा हुआ है कि देर इज अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स या देर इज अ ग्रुप ऑफ 80 पीपल्स, तो ग्रुप मीन्स यूनियन। तो ग्रुप ऑफ पीपल है तो उसके में आप यूनियन लेंगे। लेकिन अगर वहां पे सर्वे कर रहा है, जैसे उन्होंने बोला कि हमने सर्वे किया 1000 लोगों पे, तो सर्वे मीन्स यूनिवर्स हो जाएगा, क्योंकि सर्वे हम लार्ज स्केल पे करते हैं, तो दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट। ग्रुप ऑफ पीपल्स है तो फिर आप यूनियन लेके चलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स लिखा हुआ है, तो 70 लोगों में से 37 हमारे पास ऐसे पर्सन मिले जो कि कॉफी पीना पसंद करते हैं, 52 ऐसे मिले जो चाय पीना पसंद करते हैं, टी, और कोई ना कोई पर्सन कोई ना कोई एटलीस्ट एक ड्रिंक तो पसंद करता है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हाउ मेनी लाइक्स बोथ टी एंड कॉफी। तो आइए अब इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करना है आपको सेट्स के अकॉर्डिंग। तो अभी मैंने बताया कि अगर हम यहाँ पर टी के लिए टी ले लेते हैं और कॉफी के लिए सी सेट मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का यूनियन होगा 70, ये जो लिया हुआ है, तो ये बन गया आपका टी यूनियन कॉफी। तो टी यूनियन कॉफी तो आपके पास कितना हो गया 70, एंड कॉफी पीने वाले लोग हमारे पास कितने हैं 37। तो एन ऑफ सी मतलब नंबर ऑफ पीपल्स लाइक कॉफी, द नंबर ऑफ पीपल्स लाइक टी इज 52, एंड यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी लाइक्स बोथ टी एंड कॉफी। तो अभी पीछे बताया था बोथ मतलब इंटरसेक्शन, तो आपको इस केस में टी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो ये आपको मैथमेटिकल सेंस रखना है कि कैसे वर्डिंग्स को हमें सेट्स में कन्वर्ट करना है, तो ये काम आपको करना आना चाहिए। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे तो P यूनियन C इज इक्वल टू एन ऑफ टी, फिर एन ऑफ सी माइनस में टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है भाई। अब सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाए। तो टी यूनियन सी कितना है बताइए 70, नंबर ऑफ पीपल्स लाइक टी कितना था 52, नंबर ऑफ पीपल्स लाइक कॉफी कितना है 37, एंड ये तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करें और उसमें से 70 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये कितना आ रहा है यहाँ से 9 हो गया, 5 + 3 8 हो गया, तो 18 9 माइनस कितना हो रहा है 70। तो टी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो ये आपको कितना मिल जाएगी 19। तो आप लिख सकते हैं लास्ट में कि देयर आर 19 पीपल्स हु लाइक्स बोथ टी एंड कॉफी। तो 19 लोग हमारे पास ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं। क्लियर हो रहा है। तो बस वो ये पहले वर्डिंग्स को ध्यान से देखिए, और बस यहाँ पे सीखने वाली चीज अभी आपको मैं क्या बताइए कि ग्रुप ऑफ पीपल्स है तो फिर आप यूनियन ले लेना, सर्वे की बात करेगा तो फिर आप उसको यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट करना। और बस जो पीछे डाटा मैंने बताया था कि और है तो क्या करना है, बोथ है तो क्या करना है ना, वो सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो इजिली आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए इसको कॉपी करिए, फिर कुछ और अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसमें आपको क्या गिवन है। तो सबसे पहले फिर से लिखा है, देखिए ना ग्रुप ऑफ 65 पीपल्स, तो इसका मतलब ये मान लिया यूनियन होगा। अब इसमें बात हो रही है क्रिकेट की और टेनिस की, मतलब कुछ लोग जो हैं देयर आर 40 पीपल्स हु लाइक क्रिकेट एंड 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों खेलना पसंद करते हैं, बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो पूछ रहा है कितने लोग टेनिस खेलना पसंद करते हैं, और सेकंड पार्ट पूछ रहा है कितने लोग ऐसे जो टेनिस खेलना तो पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं। तो आइए कैसे इसको चेंज करेंगे मैथमेटिकली। तो ये तो यूनियन हो गया, तो टी फॉर टेनिस ले लेते हैं, सी फॉर क्रिकेट। तो क्रिकेट यूनियन टेनिस इज 65, एंड क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग आपके पास है 40, एंड बोथ मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस हो गया हमारे लिए 10। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी पीपल्स लाइक ऑन टेनिस, हाउ मेनी पीपल्स लाइक टेनिस, तो एन ऑफ टी। एंड साथ ही साथ हमें ये भी फाइंड करना है कि हाउ मेनी पीपल्स लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट, दैट मीन्स ए बट नॉट बी। क्लियर हो रहा है सबको, टेनिस तो लाइक करते हैं बट नॉट क्रिकेट, ठीक है। तो सबसे पहले एन ऑफ टी निकाल लेते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे क्रिकेट यूनियन टेनिस इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बताओ, एन ऑफ क्रिकेट प्लस एन ऑफ टेनिस माइनस में एन क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 65। कितने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं वो हमें पता है 40, एंड टेनिस कितने लोग खेल रहे हैं वो हमें निकालना है, और बोथ क्रिकेट एंड टेनिस खेलने वाले लोग कितने हमारे पास 10। तो यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए ध्यान से, टेनिस खेलने लोग कितने आएंगे 40 माइनस टेनिस 30, तो 65 माइनस 30,
ठीक है, तो 65 माइनस 30 कर देंगे, तो यू गेट 65 माइनस 30 इज 35. तो दैट मीन्स नंबर ऑफ पीपल्स who like tennis is 35. नाउ वी हैव टू फाइंड द सेकंड पार्ट कि कितने लोग ऐसे जो टेनिस खेलना पसंद करते हैं बट नॉट क्रिकेट. तो वो कैसे आएगा देखिए. तो अगर मुझे ये निकालना है कितने लोग टेनिस खेलना पसंद करते हैं बट नॉट क्रिकेट, तो दैट मीन्स ए बट नॉट बी. तो हम कैसे निकालेंगे बट नॉट बी का फॉर्मूला चेक करिए. तो टेनिस में से इन दोनों का क्या हटा देंगे, इंटरसेक्शन. ऐसी फॉर्मूला बनाया था, आप चेक करिए ए बट नॉट बी. तो टेनिस बट नॉट क्रिकेट. तो टेनिस खेलने वाले लोग हमने निकाले 35 और दोनों को पसंद करने वाले जो लोग थे वो हमारे पास थे 10 लोग. ठीक है, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस. तो इंटरसेक्शन मतलब बोथ होता है. तो 35 माइनस 10 करेंगे 25. तो देयर आर 25 पीपल्स हु लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट. बाद में वर्डिंग में आप लिख देना है इनको. ठीक है, तो क्लियर हो रहा है. इजी न्यूमेरिकल था, बट वही मैं चीजें बता रहा हूँ जो मैंने शुरू में आपको ट्रिक्स बता दी ना, वर्डिंग को कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट करना है, कब यूनियन लगाना है, कब इंटरसेक्ट लगाना है, कब कॉम्प्लीमेंट लगाना है. बस वो चीज़ अगर आप सही से समझ जाते हैं तो फिर आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं. फिर टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं. फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ वाला भी आना है, यहाँ पे कुछ नहीं है. तो इसको लिखिए, फिर कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं. तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देयर आर 200 इंडिविजुअल्स जिनको कोई स्किन का डिसऑर्डर, मतलब स्किन से रिलेटेड कोई उनको बीमारी है, और वो जो डिसीज उनको मिली है वो कैसे मिली है. तो उसमें लिखा है कि 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1. मतलब 120 लोग ऐसे थे जो केमिकल C1 की वजह से उनको स्किन डिसऑर्डर हुआ. 50 ऐसे थे जिनको केमिकल C2 की वजह से हुआ, और 30 ऐसे थे जिनको बोथ केमिकल C1 और C2 से हुआ. तो फिर हमको काफी सारे पार्ट पूछे गए हैं कि कितने ऐसे पर्सन रहे होंगे जिनको केमिकल C1 से तो एक्सपोज वो हुए थे बट नॉट केमिकल C2. फिर उसका अपोजिट कर दिया, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1. फिर केमिकल C1 और केमिकल C2 आ गया, एंड देन नाइदर केमिकल C1 एंड नॉर केमिकल C2. तो आप पहले इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि मैं 1 बाय 1 इसको करा सकूं फिर. ठीक है, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा, क्योंकि थोड़े 4 पार्ट हैं यहाँ पर. तो सबसे पहले गिवन चीजों को लिखते हैं. तो ये 200 लोग जो यहाँ पर हैं, ये पूरा एक यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही हमारे को और पूछा गया है. तो और मतलब होता है यूनियन. तो ऑब्वियस ही बात है, अगर और के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि ए और बी टाइप हो गया ना, C1 और C2. तो C1 और C2 मतलब C1 C2 का यूनियन. तो ऑब्वियस ही बात है, दिस इज नॉट अ यूनियन, इट इज अ यूनिवर्सल सेट. तो ये यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट करें इसको, और ये आपके लिए हो गया 200. उसके बाद N ऑफ C1, मतलब C1 को कितने पर्सन एक्सपोज हुए थे केमिकल C1 को, तो वो थे आपके पास 120. और इसी तरह से C2 केमिकल को कितने लोग एक्सपोज किए गए हुए हैं, तो वो है आपके पास 50. और दोनों केमिकल बोथ आ गया तो इंटरसेक्शन हो गया दोनों का. यहाँ देखिए आप, बोथ C1 एंड C2 लिखा हुआ है. तो ऐसे लोग कितने हमारे पास 30. तो ये हमारा 30 हो जाएगा. तो आइए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट बनाते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया कि C1 केमिकल को तो वो पर्सन एक्सपोज हुआ होगा, सॉरी C2 केमिकल को तो वो एक्सपोज हुआ होगा बट नॉट केमिकल C1. दैट मीन C2 बट नॉट C1, C2 बट नॉट C1. तो C2 बट नॉट C1 आ रहा है समझ में. आप इसको C2 माइनस C1 भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था पीछे. तो C2 इंटरसेक्शन C1 पे कॉम्प्लीमेंट लग गया, क्योंकि हमें C1 नहीं चाहिए. तो उसका फॉर्मूला क्या था, N ऑफ C2 में से क्या माइनस करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन है. दैट मीन C2 इंटरसेक्शन C1. तो C2 को कितने लोग फॉलो कर रहे थे, तो वो आ जाएंगे 50, और इसका इंटरसेक्शन 30 था. तो इसका आंसर आपका हो गया 20. आ रहा है समझ में. तो वही चीज है, A बट नॉट B. तो C2 बट नॉट C1. तो इसको आप A माइनस बी यानी C2 माइनस C1 की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं. तो उसका फॉर्मूला यही होता है, C2 में से जो दोनों में कॉमन था वो हम हटा देंगे. क्लियर हो रहा है आपको. तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो अभी फटाफट, ताकि मैं क्वेश्चन को रब करूंगा. ठीक है, चलें, ले लिया सभी ने. चलिए, तो ये क्वेश्चन रिमूव कर रहे हैं ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए क्वेश्चन को बनाने के. तो आइए अब इसका सेकंड पार्ट बनाते हैं. सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें क्या बोला था कि C2 बट नॉट C1, कि कितने लोग ऐसे हैं जो C2 तो पसंद करते हैं बट C1 पसंद कह रहा हूँ, कि कितने ऐसे लोग हैं जो C2 केमिकल को एक्सपोज हुए थे बट नॉट C1, सॉरी C1 केमिकल को. तो वो तो फर्स्ट पार्ट हो गया. कि सेकंड पार्ट था कि C1 को कितने एक्सपोज हुए बट नॉट C2. तो उस केस में हमारे पास आ जाएगा C2 इंटरसेक्शन C1 पे कॉम्प्लीमेंट, सॉरी
C1 इंटरसेक्शन C2 पे कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड पार्ट पढ़िए ना, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। तो C1 इंटरसेक्शन C2 कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसको आप C1 माइनस C2 भी कह सकते हैं। तो इसको करने के लिए C1 में से क्या हटा देंगे, C1 और C2 का इंटरसेक्शन। तो C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 120, और उसमें से माइनस करेंगे C1 C2 का इंटरसेक्शन, दैट मीन्स 30। तो 120 माइनस 30 बिकम्स 90। दिस इज योर सेकंड पार्ट। नाउ हाउ कैन यू फाइंड थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट था आपका हाउ मेनी इंडिविजुअल एक्सपोज टू C1 और C2। C1 और C2 मतलब A यूनियन B, यानी कि आप उन दोनों का यूनियन चाहते हैं, C1 यूनियन C2। तो हाउ कैन यू फाइंड C1 यूनियन C2 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला n ऑफ C1 n ऑफ C2 माइनस n C1 इंटरसेक्शन C2। चलिए, तो C1 की वैल्यू कितनी है 120, C2 की वैल्यू कितनी है 50, और इंटरसेक्शन कितना है 30। तो दैट इज 120, 50 माइनस 30 इज 20 एंड इट बिकम्स 140। तो 140 हो गया C1 यूनियन C2, दैट मीन C1 और C2। ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट कि नाइदर C1 नॉर C2, बट मतलब नाइदर A नॉर B वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है। तो उसके लिए मैं फर्स्ट पार्ट रिमूव कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो मैं स्पेस बनाने के लिए फर्स्ट पार्ट हटा रहा हूँ नीचे से। फिर चलिए, ले लिया सभी ने। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट में क्लियर करके फोर्थ पार्ट बना रहा हूं यहां से। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या था, नाइदर C1 नॉर C2, मतलब नाइदर C1 नॉर C2। समझ में आ रहा है, C1 का भी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C2 कॉम्प्लीमेंट। तो याद है इसका फॉर्मूला क्या बताया था, नाइदर A नॉर B का फॉर्मूला चेक करो, डी मॉर्गन्स लॉ से आप इसको लिखेंगे C1 यूनियन C2 का कॉम्प्लीमेंट। अब C1 यूनियन C2 का कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे C1 C2 का यूनियन। ठीक है ना, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो उसको यूनिवर्सल सेट में से हटाते हैं, याद होगा। अब यूनिवर्सल सेट में कितने हैं 200, और कॉम्प्लीमेंट कितना आया था, सॉरी इनका यूनियन कितना आया था भी निकाला था हमने, देखिए यूनियन 140। तो कितना आंसर हो गया बताइए 60। तो देर आर 60 इंडिविजुअल्स हु आर नॉट एक्सपोज नाइदर टू केमिकल C1 एंड नॉर केमिकल C2। तो आ रहा है समझ में सिर्फ, तो मैंने वही कॉन्सेप्ट यूज करें, वही मैंने ट्रिक्स यूज करी है जो मैंने आपको पीछे समझाई थी। उन्हीं ट्रिक्स से मैंने इजीली देखे क्वेश्चंस को बना दिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हम सारी चीजें यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा, और सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, बट जो नाइदर है नॉर बी है, ए बट नॉट बी है, इस चीजों को आप थोड़ा समझ जाओगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कि कब हमें यूनियन लेना है, कब यूनिवर्सल लेना है। तो इस क्वेश्चन में हमने इस 200 को यूनिवर्सल लिया, यूनियन नहीं लिया। ठीक है, उसका भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा रखना पड़ेगा आपको। इसे कॉपी करिए, फिर एक और क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, तो आइए अब एक लास्ट क्वेश्चन बना लेते हैं। तो जितना मैंने अभी आपको समझा दिया उससे आप आसानी से एनसीईआरटी में वो वर्ड प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, और बाकी कहीं बाहर के भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, देखिए। कहता है ए और बी आर टू सेट्स, ए सेट्स कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स and B set containing 8 elements. Then find the number minimum and the maximum number of elements in A union B. तो आइए, अब हमें ये पता करना है कि A यूनियन B में सबसे ज्यादा एलिमेंट, इन मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं। अगर A सेट में 3 एलिमेंट और B सेट में 8 एलिमेंट है, तो देखिए A यूनियन B का मैक्सिमम और मिनिमम होना A इंटरसेक्शन B पे डिपेंड करता है। कैसे, वो भी समझाता हूं, पहले ये लाइन लिख लेते हैं। The maximum or minimum value of A union B is depend on minimum or maximum value of A intersection B। देखो, अगर आप ये चाहते हैं कि ए यूनियन बी अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ले, तो अगर ए यूनियन बी को अपना मैक्सिमम वैल्यू अचीव करना है तो उसके लिए फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी के लिए ए इंटरसेक्शन बी का क्या होना जरूरी होगा, मिनिमम होना जरूरी होगा। अगर हम फॉर्मूला देखें, ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, यही फॉर्मूला होता है। तो अब ये वैल्यू इसमें से माइनस हो रही है,
तो अगर इन टोटल में से ये वैल्यू घटेगी तो उससे इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। अब जितना ज्यादा इसका वैल्यू डिक्रीज, मतलब जितना इसका वैल्यू घटेगा, इसमें से माइनस होगा, उतना ही ये कम होता चला जाएगा, उतना ही ये वैल्यू क्या होती जाएगी आपकी, कम होती जाएगी। ये जितना कम इसमें से माइनस होगा उतना ये वैल्यू बढ़ेगी। सीधी सी बात है, ये बात क्लियर हो रही है आपको, क्योंकि ए प्लस बी तो ऐड हो रहा है, उससे तो वैल्यू बढ़ेगी। तो ये वैल्यू पे ही डिपेंड करता है इसका कम होना या ज्यादा होना। तो अभी मेरे को इसको मैक्सिमम करना है, इस चीज को। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए मुझे इसको मिनिमम करना होगा, क्योंकि ये मिनिमम इसमें से माइनस करोगे तो फिर ये बढ़ेगा। तो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इंटरसेक्शन बी का सबसे छोटा आंसर क्या हो सकता है? तो ए इंटरसेक्शन बी का सबसे छोटा आंसर 0 हो सकता है सर। 0 से छोटा क्या होगा? 0 से छोटा कुछ भी नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर ए इंटरसेक्शन बी को मिनिमम होना पड़ेगा, और उसके लिए एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? 0, क्योंकि सबसे मिनिमम वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी का 0 ही हो सकता है। तो उसके हिसाब से अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। देखो ए की जगह पे रखो 3, ये 8 और ये 0, तो कितना आंसर मिला आपको? 11। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। तो इफ ए यूनियन बी को मैक्सिमाइज करना है तो ए इंटरसेक्शन बी को मिनिमाइज करना होगा, और ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमाइजेशन मतलब 0 होना, क्योंकि उससे छोटा आंसर कुछ नहीं हो सकता उसके लिए। अब इसका उल्टा हो जाएगा जब हम ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू निकालने जाएंगे। तो आप इसको कॉपी करिए, फिर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू बताता हूं आपको। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे इसका ले लिया सबने? चलो, तो अब मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी। देखिए, केस 2 हो जाएगा। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, तो हमें किसको मिनिमाइज करना पड़ेगा? मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। तो मिनिमम निकाल लेना। फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी इज मैक्सिमम। तो ए इंटरसेक्शन बी को हमें मैक्सिमाइज करना होगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू इंटरसेक्शन बी में क्या आ सकता है? अगर ए सेट में 3 एलिमेंट है और बी सेट में 8 एलिमेंट है, सोचो। तो अब इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा। सोचो कि अगर ए सेट में 3 एलिमेंट और बी में 8 है, तो ए इंटरसेक्शन में मैक्सिमम कितने एलिमेंट डाल सकते हो आप? तो ऑब्वियसली बात है, ए इंटरसेक्शन मैक्सिमम 3 एलिमेंट ही डाल सकते हैं, क्योंकि 3 एलिमेंट ही ज्यादा ज्यादा कॉमन हो पाएंगे, है ना? क्योंकि ए बी का सबसेट बन जाएगा उस केस में। फिर क्लियर हो रही है मेरी बात? जैसे अब ए सेट है, उसमें 3 ही एलिमेंट है, मान लो ए बी सी, और बी सेट के अंदर ए बी सी डी ई एफ जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 जी एच लिख देते हैं। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बी सेट में 8 एलिमेंट है और ए सेट में 3 एलिमेंट है। तो अब बताओ इनमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट कॉमन हो सकता है? क्योंकि हमें कॉमन चाहिए ना, क्योंकि हमें कॉमन लाना है, मैक्सिमम कॉमन देखना है कितना हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, तो मैक्सिमम कॉमन हो सकते हैं 3 एलिमेंट। जितने ए के अंदर होंगे एलिमेंट, उतने ही मैक्सिमम आप इसमें से कॉमन उठा सकते हो, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी को मैक्सिमाइज करना चाहते हो। दैट मीन्स कि ए को बी का क्या होना पड़ेगा? सबसेट होना पड़ेगा। तो ए अगर बी का सबसेट बन जाएगा तो ए के सारे एलिमेंट बी में आएंगे, जितने भी होंगे। तो ए के एलिमेंट ही सबसे ज्यादा कॉमन एलिमेंट आप बी में से उठा सकते हो, क्योंकि बी में तो ज्यादा एलिमेंट है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम का मतलब हो गया कि एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो सकता है? 3, अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। कहीं और डाटा चेंज होगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन भी 3 हो सकता है। तो फिर उससे हम पता करते हैं ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा। देखो, तो फिर से हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसको हटाता हूं मैं यहां से। अब वैल्यू डालिए, देखिए क्या आंसर आता है। तो ए में कितने एलिमेंट थे? 3, इसमें 8, और मैक्सिमम जो कॉमन आए वो भी कितने आए? 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, कितना आंसर आ गया? 8। तो मैक्सिमम जो, अगर हम 3 एलिमेंट यहाँ पर कॉमन उठाते हैं, तो ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 8 आ पाएगी। तो आपको सिंपल लॉजिक है, अगर आपको ए यूनियन बी को मैक्सिमाइज करना है तो आपको ए इंटरसेक्शन बी को मिनिमम वैल्यू लेना होगा, और ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम वैल्यू होता है 0। ध्यान रखिए, ये 0 रहेगा, ये नहीं चेंज होगा कभी भी। लेकिन अगर आप ए इंटरसेक्शन बी को ए यूनियन बी को क्या करना चाहते हो? मिनिमाइज करना चाहते हो ए यूनियन बी को, तो आपको ए इंटरसेक्शन बी को मैक्सिमाइज करना है। तो याद रखना कि ए इंटरसेक्शन बी को मैक्सिमम एलिमेंट उसमें उतना ही हो सकता है जितना कि एलिमेंट ए सेट में होगा, अगर ए बी का सबसेट हो। तो जिसमें सबसे कम एलिमेंट होगा उतना ही कॉमन आ सकता है। सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पर ए सेट में 5 एलिमेंट कर दूं, बी में 8 कर दूं, तो फिर दोनों में मैक्सिमम कितने एलिमेंट कॉमन आ सकते हैं? 5 कॉमन आ सकते हैं। तो वो डाटा चेंज होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ए यूनियन बी को मिनिमाइज करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी को मैक्सिमाइज किया, और अकॉर्डिंग टू दिस डाटा मैक्सिमम एलिमेंट इसमें 3 आ सकते थे। तो 3 मैंने उसमें हटा दिए, तो 8 आंसर हो गया।
तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा 8 और मैक्सिमम वैल्यू इसमें आ सकता है 11। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको समझिए कैसे मैंने इसको किया है। तो इस तरीके से अब तक हमने 2 सेट्स की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपको करके दिखाई हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एनसीईआरटी में जो भी आपको अवेलेबल होंगे, या किसी और बुक्स में से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा कि कैसे मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स को यहाँ पर करके दिखाया आपको। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा वो 3 सेट्स वाले पे रहेगा, क्योंकि अभी हमने 2 सेट्स वाली वर्ड प्रॉब्लम बनाई है। अब हमें 3 सेट्स वाली वर्ड प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जिन बच्चों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो कर लें, और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर और लाइक जरूर करें। तो मिले हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे 3 सेट्स की वर्ड प्रॉब्लम्स की। चलिए, गुड बाय।